नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज नंबर 2 में आज आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम इससे पहली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ तक ये दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरी आपकी अर्थशास्त्र के। जो दो दो नंबर के सवाल हैं अर्थशास्त्र में आते हैं वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। तो कृपया करके इनको बहुत अच्छे से पढ़ते चलना और कोशिश करना इनको लिखते चलना। आपको बोर्ड परीक्षा तक बहुत अच्छे से काम आएंगे। आपको इनके अलावा दूसरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। दो दो नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ही 2 नंबर के क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होगी हम 3 नंबर के चालू करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम 14 हमारा कंप्लीट हो चुका था। 15 से स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन है परिवर्तनशील लागत से आप क्या समझते हैं। अब इसका हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है परिवर्तनशील लागत उत्पादन की परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग की लागत परिवर्तनशील लागत कहलाती है। ध्यान से देखना, यह लागत उत्पादन की मात्रा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध रखती है। उत्पादन मात्रा में परिवर्तन आने पर प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत समान रहती है, परंतु परिवर्तनीय लागत की कुल राशि उत्पादन इकाई मात्रा में परिवर्तनों के अनुपात में परिवर्तनीय होती है। अब प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, ईंधन, बिजली व शक्ति आदि परिवर्तनशील लागत के उदाहरण हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि यही है, फर्म के साम्य से क्या आशय है। तो इसका आंसर है कीमत विश्लेषण में फर्म के साम्य की व्याख्या अत्यंत उपयोगी है। जिस प्रकार मांग को समझने के लिए उपभोक्ता के व्यवहार को समझना आवश्यक होता है, उसी प्रकार पूर्ति की व्याख्या में फर्म के व्यवहार की जानकारी जरूरी है। दरअसल फर्म के साम्य को आधार बनाकर ही पूर्ति का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। तो हमारे जो क्वेश्चन 15 कंप्लीट हुआ। अब 16 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर हम देखते हैं, देखिए ध्यान से। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ बताइए। इसका आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें कोई भी क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार के मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। तकनीकी शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक क्रेता पूर्णतः लोचदार पूर्ति की स्थिति तथा प्रत्येक विक्रेता या उत्पादक पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति का सामना करता है, अर्थात वस्तु का बाजार में एक मूल्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 यहीं पर है, पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है। तो प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें एक सी वस्तुओं को बेचने वाली बहुत सी फर्में होती हैं और इनमें कोई एक फर्म संपूर्ण बाजार की तुलना में इतनी बड़ी नहीं होती है कि बाजार की कीमत को प्रभावित कर सके। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 कंप्लीट हो चुका है, 18 कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 है फर्म का अर्थ बताइए। 19 का आंसर है प्रो वाटसन के अनुसार फर्म वह इकाई है जो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से बिक्री के लिए उत्पादन करती है। इसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है 19। अब हम देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, देखिए। एक फर्म की संप्राप्ति आगम बाजार कीमत तथा उसके द्वारा बेची गई मात्रा में क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर है 20 का आंसर है हमारा, 20 का आंसर है, देखिए ध्यान से। एक फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का बाजार में विक्रय करके संप्राप्ति या आगम अर्जित करती है। मान लिया वस्तु की एक इकाई की बाजार की कीमत P तथा
इसी प्रकार क्यू फर्म की उत्पादित तथा पी कीमत पर बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा है, तब फर्म की कुल संप्राप्ति या कुल आगम वस्तु के बाजार मूल्य पी तथा फर्म के निर्गत क्यू के गुणनफल के रूप में परिभाषित की जाती है। अतः कुल संप्राप्ति या कुल आगम बराबर पी गुणा क्यू। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 आपका यही है। तो देखिए पूर्ति का क्या अर्थ है। तो किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ उस मात्रा से होता है जो किसी निश्चित समय में कीमत विशेष पर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है। जिस प्रकार मांग सदैव समय तथा कीमत से संबंधित होती है, ठीक उसी प्रकार पूर्ति भी सदैव निश्चित समय तथा कीमत विशेष से संबंधित होती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है। और जी 2020 में भी आया था, थोड़ा सा ध्यान रखना। यदि उस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिमांग कहलाती है। मतलब वस्तु कम है और मांग ज़्यादा है तो अधिमांग। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है। तो यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है। जब देखते हैं हम कोई वस्तु खरीद नहीं रहा है लेकिन वो ज़्यादा आ रही है ना, डिमांड से ज़्यादा पूर्ति हो रही है उसकी, तो उसको हम निम्न मांग कह सकते हैं। ठीक है, या अधिपूर्ति कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अब। क्वेश्चन 24 है हमारा, वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार में मांग तथा पूर्ति के वक्र किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो इसका आंसर है, एक श्रम बाजार तथा वस्तुओं के बाजार में मूलभूत अंतर पूर्ति तथा मांग के स्रोत के संदर्भ में है। श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति करने वाले घर परिवार हैं तथा श्रम की मांग फर्मों से आती है, जबकि वस्तुओं के बाजार में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। और ये संतुलन मूल्य से क्या आशा है, या कहें तो इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या आशा है। इसको हम साम मूल्य भी कहते हैं। ठीक है। तो उसको ध्यान से देखना, थोड़ा मोस्ट है क्वेश्चन। वस्तु की मांग क्रेताओं द्वारा की जाती है। वे वस्तु की मांग वस्तु की उपयोगिता के कारण करते हैं। वस्तु की पूर्ति विक्रेता करते हैं क्योंकि उन्हें वस्तु बेचने से लाभ प्राप्त होता है। जिस कीमत पर क्रेता वस्तु को खरीदने को तैयार हैं तथा विक्रेता बेचने को तैयार हैं, वह वस्तु की साम कीमत होती है। इस प्रकार किसी भी वस्तु की साम कीमत वह कीमत होती है जिस पर वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर होती है। मतलब आप लेना चाहते हो, सामने वाला बेचना चाहता है, जिस कीमत पर दोनों उस कीमत पर राजी हो जाएं उसको हम साम मूल्य कहते हैं। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 26 भी देख लीजिए, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। प्रशासकीय कीमत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, अमेरिका के अर्थशास्त्री गार्डिनर मीन्स के अनुसार प्रशासकीय क्रिया द्वारा जो कीमतें निर्धारित होती हैं तथा एक समय अवधि में स्थिर बनी रहती हैं उन्हें प्रशासकीय कीमत कहते हैं। ठीक है। यह कीमतें बाजार में क्रेता एवं विक्रेताओं की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित कीमतों अर्थात बाजार उन्मुख कीमतों से भिन्न होती है। ये प्रशासकीय मतलब होता है जो सरकार की नीतियों के द्वारा कीमत को निर्धारित किया जाता है, उसको हम प्रशासकीय कीमत भी कह सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 27 है हमारा, देखिए जी है, कीमत तल क्या है। किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को कीमत तल या निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। यह साम कीमत से अधिक होती है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, अल्पाधिकार की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर है, अल्पाधिकार बाजार का वह ढांचा है जिसमें थोड़ी सी संख्या में विक्रेता होते हैं तथा उनमें काफ़ी मात्रा में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, एकाधिकार बाजार से क्या आशय है। तो एकाधिकार शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों मूनस तथा पूलस से बना है। मूनस शब्द का अर्थ है अकेला और पोलस शब्द का अर्थ है
विक्रेता। इस प्रकार एकाधिकार बाजार की इस प्रकार की अवस्था है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। उसका वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है। प्रो जे के मेहता के अनुसार एकाधिकारी वह है जिसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मैं अगर इसको अपनी भाषा में कहूँ तो ऐसा बाजार जहाँ विक्रेता न्यूनतम संख्या में हो, कम से कम विक्रेता हो और उसकी मांग अधिक हो, तो उसमें क्या होता है, उस बाजार पर उसका एकाधिकार हो जाता है। कहें तो अगर इंग्लिश में कहें तो मोनोपोली जिसकी होती है जिस बाजार में, उसको हम एकाधिकार बाजार कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, एकाधिकार बाजार की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। एकाधिकारी अपनी वस्तु का अकेला उत्पादक या विक्रेता होता है। कोई फर्म आसानी से बाजार में प्रवेश करने की स्थिति में नहीं होती है। वस्तु का कोई निकट स्थापन नहीं होता। स्थापन से मतलब होता है कि उस वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु प्रस्तुत की जाए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 है हमारा, आगम का क्या आशय है। तो आगम जिसे सामान्य आय कहा जाता है का अर्थ किसी फर्म या उत्पादक की उन प्राप्तियों से होता है जो उसे अपनी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होती है, अर्थात एक वस्तु विशेष को निश्चित मात्रा को बेचकर प्राप्त होने वाली राशि से है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको बढ़िया से आपने नोट्स बना लिए हैं और समझ लिए क्वेश्चन, और मैं कहूँगा आप इनको लिख भी लीजिए, क्योंकि आप एक एक जगह ऐसे नोट्स बनाते चलेंगे। जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको नोट्स बता रहा हूँ, वैसे आप बनाते चलिए। देखिए मैंने आपको क्या किया, मैंने इस तरीके से पूरी एक सीरीज बना ली। अब मैं इस सीरीज के पूरे आपको आंसर भी कवर करवा दूंगा, तो उससे क्या होगा, आपको आपके पूरे क्वेश्चन आपकी एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है। और आप उनके आंसर लिख लेंगे तो फिर आपको कहीं और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जगह बढ़िया आसानी से अपने आंसर ढूंढ लोगे और एक जगह से बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए आप इसको बढ़िया से पढ़ते चलिए, और यहाँ तक अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। और हाँ, जिसका अभी जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम है वो इसको बहुत अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि इसमें से बहुत आएगा। और मैं कोशिश करूँगा उस एग्ज़ाम से पहले पहले आपको पूरा इकोनॉमिक्स का जो 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का सीरीज है वो कंप्लीट करा दूँ। ठीक है। धन्यवाद।